अपने यहाँ हाल ही में एक ब्रांड है जिसकी हाइप आईफोन जैसी बन गई है। एज अ स्टेटस सिंबल ये उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स। बालों को स्टाइल करना हो, घर को चकाचक क्लीन रखना हो, बड़ी बॉलीवुड पर्सनालिटीज का इसके एड्स में आना हो, सब आपने गेस कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं कर पाए हैं तो बता देते हैं, ये क्रेजी इंप्रेसिव हाइप बनाई है डायसन ने। डायसन का हेयर ड्रायर और हेयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, बालों को ड्राई, सेट और ग्रूम करता है बगैर उन्हें ओवरहीट किए, उन्हें झाड़ू बनाए। और कीमत शुरू होती है 30,000 रुपए से और जाती है 43,000 रुपए तक। जहां आमतौर पर बेसिक हेयर ड्रायर्स अंडर 2000 आ जाते हैं, वहीं ये प्राइस सुनकर पहले तो सर घूम जाता है। और सिर्फ हेयर ड्रायर्स नहीं, डायसन का हर प्रोडक्ट अच्छा खासा महंगा है। वैक्यूम क्लीनर्स का प्राइस है 25,000 से 50,000 के बीच। यही नहीं, ये कंपनी बनाती है ब्लेडलेस फैंस। ट्रेडिशनल पंखों की तरह इनमें ब्लेड्स नहीं होते और इनकी प्राइस रेंज है बिटवीन 35,000 टू 60,000 प्लस। भारत में डायसन का बाजार प्रीमियम होम अप्लायंसेस का है जो धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी यहाँ हाईटेक प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है जैसे वैक्यूम क्लीनर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, एयर रैप, सुपरसोनिक वगैरह और एयर प्यूरिफायर। बड़े शहरों में इसके डेमो स्टोर्स खुल रहे हैं और ऑनलाइन भी इसकी मजबूत मौजूदगी है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत से इसका रेवेन्यू लगभग, प्लीज पे अटेंशन, 842 करोड़ रुपए रहा। डायसन के लिए भारत अब एक अहम मार्केट बन चुका है क्योंकि यहाँ के कंज्यूमर्स नई टेक्नोलॉजी और DIY प्रोडक्ट्स में तेजी से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पर क्यों? घर पर हवा पाने के लिए इतना पैसा देने की जरूरत क्या है? अब बालों को सेट और शाइन करवाने के लिए आधा लाख फूंक दें? क्यों खरीदे कम शोर वाला ट्रांसपेरेंट वैक्यूम क्लीनर? महीनों सेव करके बिसात से बढ़कर खर्च करना प्रेफर कर रहे हैं लोग। पर क्यों? ऐसा क्या खास है इन प्रोडक्ट्स में? क्यों है डायसन प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव? क्यों है इनकी इतनी हाइप? क्योंकि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस्ड है और ये सारे प्रोडक्ट्स मुमकिन हो पाए हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद। वजह थी इस ब्रांड के फाउंडर जेम्स डायसन का नेवर गिव अप एटीट्यूड। तभी तो 5,000 से ज्यादा बार फेल होने पर भी वो रुके नहीं जी। जेम्स डायसन फेल्ड मोर देन 5,000 टाइम्स टू रीच वेयर ही इज टुडे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज कहानी उस सक्सेस की जो मुमकिन हो पाई जिद, जिज्ञासा और जीनियस की वजह से। कहानी जेम्स डायसन की और उस सक्सेसफुल ब्रांड की जो स्टेटस सिंबल दिखाने का, लाइफस्टाइल फ्लेक्स करने का बेहद पॉपुलर और आइकॉनिक तरीका माना जाने लगा है। साल था 1947। इंग्लैंड के नॉरफॉक काउंटी के एक शांत समुद्री कस्बे क्रोमर में जन्म हुआ जेम्स डायसन का। बहुत कम उम्र में उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई और नन्हे जेम्स का बचपन ज्यादा सुखद नहीं रहा। पिता की कमी ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। जहां अथॉरिटेटिव फिगर और सर्टेनिटी की एब्सेंस इस खालीपन की वजह रहे, इसी स्पेस ने जेम्स को सोचने, सवाल करने और चीजों को अपने तरीके से समझने की आजादी दी। उनकी मां ने उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया और खुद फैसले लेने के लिए इनकरेज भी किया। इसी वजह से जेम्स बचपन से ही रूल्स और ट्रेडिशंस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय अपने दिमाग और समझ पर भरोसा करने लगे। आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े टेक जीनियस हैं तो जेम्स डायसन बचपन से ही टॉपर रहे होंगे, पर ऐसा था नहीं। कन्वेंशनली जेम्स बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। पढ़ाई और परीक्षाओं में वो अव्वल नहीं थे। साथ ही रटने वाली पढ़ाई, रोट लर्निंग में उनकी रुचि नहीं थी। लेकिन उन्हें ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि चीजें काम कैसे करती हैं, कोई मशीन क्यों चलती है, कोई चीज क्यों खराब होती है। थियोरीज, किताबों वगैरह से ज्यादा जेम्स को असल दुनिया की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट था। उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जो कभी खत्म नहीं हुई। आगे चलकर यही जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और इसी ने उन्हें दुनिया का एक महान इन्वेंटर बनाया। डायसन की पढ़ाई का रास्ता भी बिल्कुल अलग और अनोखा था। इंजीनियर सो टू से तो वो बहुत बाद में बने। उन्होंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत बायम शॉ स्कूल ऑफ आर्ट से की और बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन की पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई में आर्ट और इंजीनियरिंग दोनों का मेल था। इसी मेल ने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। डायसन के लिए डिजाइन सिर्फ ऊपर से सुंदर दिखने वाली चीज नहीं थी। उनके लिए अच्छे डिजाइन के कई मतलब थे। ईमानदार होना,
सही तरह से काम करना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजना। वो मानते थे कि अगर कोई चीज़ दिखने में अच्छी है लेकिन काम ढंग से नहीं करती तो वो डिज़ाइन बेकार है। जो ये मानते थे कि रोज़मर्रा की चीज़ें भी इंटेलिजेंट और बेटर हो सकती हैं, उन डिजाइनर्स के इन्फ्लुएंस में डायसन ने भी दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्हें लगने लगा कि हमारे चारों ओर बहुत सी चीजें खराब डिजाइन की हुई हैं जिन्हें लोग सिर्फ आदत के चलते टॉलरेट करते चले आ रहे हैं। यहीं से उनके मन में एक गहरी सोच पैदा हुई कि इनएफिशिएंसी, अकुशलता कोई मजबूरी नहीं है, तो उसे बर्दाश्त ही क्यों किया जाए। चीजें बेकार तरीके से काम करें और उस बेकार इन्वेंशन का इस्तेमाल लगातार किया जाए, ये जरूरी नहीं है। इसी विश्वास ने आगे चलकर डायसन के पूरे करियर की दिशा तय की और उन्हें लगातार बेहतर सॉल्यूशंस और इन्वेंशंस खोजने के लिए इंस्पायर भी किया। डायसन के करियर की शुरुआत सफलता से ज्यादा संघर्षों से भरी हुई थी। उनके शुरुआती बड़े आइडियाज में से एक था सी ट्रक, एक फ्लैट बॉटम्ड लैंडिंग क्राफ्ट जिसे नदियों और समुद्री किनारों पर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, मतलब सस्ते में सामान ढोने के लिए बनाया गया था। ऑन पेपर्स ये आइडिया बहुत नया और यूजफुल लग रहा था, लेकिन असल जिंदगी में इसकी खास डिमांड ना होने के चलते इसे कोई मार्केट ही नहीं मिली। सरकारों को इसमें इंटरेस्ट नहीं था और बिजनेसेस जोखिम लेने से डर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट साइलेंटली असफल हो गया। सी ट्रक ने ना तो डायसन को नाम दिलाया और ना ही पैसा, लेकिन इसने उन्हें कड़वा पर इंपॉर्टेंट सबक सिखाया। क्या? सिर्फ अच्छा आइडिया होना मीनिंगलेस है अगर दुनिया उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी दौर में डायसन ने बॉल बैरो नाम की एक अलग तरह की ठेला गाड़ी, मतलब व्हील बैरो डिजाइन किया। इसमें ट्रेडिशनल पहिए की जगह गोल प्लास्टिक की गेंद थी जिससे गाड़ी ज्यादा बैलेंस्ड रहती थी। पहिया मिट्टी में धंसता नहीं था। ये बॉल बैरो बाजार में अच्छा बिका, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर्स लागत घटाने और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो डायसन वहां से हट गए। पैसे और समझौते के बजाय डायसन ने अपने सिद्धांतों को चुना। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन यही उनका स्वभाव था। आगे चलकर कई बार जेम्स डायसन ने फायदा छोड़कर सही बात का साथ देना, उसके लिए स्टैंड लेना चुना। जेम्स डायसन के पूरे करियर का डिफाइनिंग ऑब्सेशन किसी लैब में नहीं बल्कि उनकी अपनी लाइफ से शुरू हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में जेम्स बताते हैं कि जब वो बॉल बैरो के डिजाइन पर काम कर रहे थे, उस दौरान ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर्स की ओर उनका ध्यान गया। डायसन की पहली मेजर सक्सेस ट्रेंडी हेयर ड्रायर्स नहीं थे, पर वैक्यूम क्लीनर्स थे, और कोई आम वैक्यूम क्लीनर्स नहीं, बेहद एडवांस्ड, ज्यादा प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट वैक्यूम क्लीनर्स। कैसे हुआ ये सब चलिए जानते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में जेम्स बताते हैं कि बॉल बैरो डिजाइन और प्लान करते वक्त एक इशू ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी वैक्यूम क्लीनर उन्होंने इस्तेमाल किए, सब एक सा बिहेव करते थे। शुरुआत में तेज सक्शन, फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटिंग डिक्लाइन। मोटर चल रही होती थी, बिजली आ रही होती थी, फिर भी मशीन कमजोर हो जाती थी। उनके डिजाइनर इंस्टिंक्ट ने उन्हें बताया कि ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डिजाइन फेलियर है। उन्होंने डस्ट बैग काट कर देखे और समझने की कोशिश की कि बारीक डस्ट पार्टिकल्स एयर फ्लो को कैसे रोक देते हैं। तब उन्हें साफ समझ आ गया, मुद्दा मोटर नहीं डस्ट बैग है, जो डर्ट भरने की वजह से जाम हो जाता है, जिससे डिवाइस की सक्शन, मतलब हवा खींचने की ताकत, कम हो जाती है। इस समझ ने उनका पूरा सोचने का तरीका बदल दिया। पावरफुल मोटर बनाने की बजाय डायसन ने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया, डस्ट बैग को ही पूरी तरह हटा देने का। यहीं से इस इन्वेंशन की असली कहानी शुरू हुई, जिसने वैक्यूम क्लीनर्स की दुनिया ही बदल कर रख दी। इसी दौरान उन्होंने लकड़ी काटने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल साइक्लोन सिस्टम्स देखे, जो हवा से लकड़ी के बुरादे को अलग करने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये मशीनें घूमने वाली ताकत यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से धूल को एयर फ्लो से अलग कर देती थी, बिना किसी फिल्टर या बैग के। बस यही डायसन को एक क्रांतिकारी विचार सूझा। अगर फैक्ट्रियां बिना बैग के धूल अलग कर सकती हैं, तो घर के वैक्यूम क्लीनर्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उस पल के बाद डायसन के दिमाग में बस यही एक सवाल घूमने लगा। लिटिल डिड डायसन नो बैक देन कि यही सवाल आगे चलकर उनकी जिंदगी, मेहनत और इन्वेंशंस की दिशा तय करने वाला था। उस एक मोमेंट के बाद डायसन जिस दौर में दाखिल हुए, उसे उन्होंने खुद बाद में एक टनल में चले जाना कहा। वो लगातार अलग अलग कोन एंगल्स, डायामीटर्स, एयर फ्लो स्पीड्स और चेंबर शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे।
शुरुआती प्रोटोटाइप्स कई वजहों के चलते फेल हुए। कुछ जल्दी जाम हो जाते, कुछ ज्यादा गर्म हो जाते और कुछ बारीक डस्ट पार्टिकल्स को अलग ही नहीं कर पाते। कई मशीनें बड़े पार्टिकल्स तो उठा लेती थी, लेकिन महीन पाउडर जैसी धूल के सामने बेकार साबित हो जाती थी। कुछ धूल को अच्छी तरह अलग कर लेती, मगर एयर फ्लो ही खत्म कर देती। कोई मशीन बहुत बड़ी निकलती, कोई बहुत शोर करती, कोई ठीक से काम नहीं करती, तो कोई इतनी महंगी होती कि बेची ही ना जा सके। जैसे जैसे नाकामियां बढ़ती गई, वैसे वैसे फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता गया। बैंक उन्हें कर्ज देने से मना करने लगे और बड़े मैन्युफैक्चरर्स उनकी आइडियाज को लाइटली लेकर ठुकरा देते थे। दोस्त भी धीरे धीरे सोचने लगे कि शायद डायसन जरूरत से ज्यादा जिद्दी या पागल हो गए हैं। उस दौर में घर और परिवार का ज्यादातर खर्च डायसन की पत्नी डियोड्रे हिंडमार्श ने संभाला। वहीं बार बार दोहराए गए एक्सपेरिमेंट से डायसन ने यह सीखा कि वैक्यूम क्लीनर में साइक्लोन सिस्टम की सक्सेस पूरी तरह बहुत सटीक ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। कोन एंगल्स या एयर के अंदर आने की जगह में जरा सा भी चेंज मशीन की परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल देता था। यही बारीकी आगे चलकर उनके वैक्यूम क्लीनर की जान बनी। फाइनल बैगलेस वैक्यूम क्लीनर 15 सालों में बना, जो लगभग 5126 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद क्रिएटेड सक्सेसफुल प्रोटोटाइप था। वैक्यूम क्लीनर कंपनीज उन्हें बार बार इसीलिए नहीं रिजेक्ट करती थी कि जेम्स का इन्वेंशन काम नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वो उन कंपनीज के पूरे बिजनेस मॉडल को थ्रेटन कर रहा था। डस्ट बैग्स जो थे वो देखिए प्रॉफिटेबल थे, और बैगलेस वैक्यूम क्लीनर का मतलब था उस बैग्स वाली कमाई का खत्म हो जाना। डायसन सिर्फ एक मशीन नहीं बना रहे थे, वो पूरी इंडस्ट्री की आर्थिक सोच को चैलेंज कर रहे थे। इस सफर में मुकदमे, पेटेंट्स की लड़ाइयाँ और लगातार ठुकराया जाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कह देना बहुत आसान होता है कि हार नहीं मानी, बट इट टेक्स वे मोर टू कीप गोइंग जब सब आपके अगेंस्ट ही चल रहा हो। ब्रिटेन ने डायसन के इन्वेंशन को अपनाने से इनकार किया तो उनका स्वागत जापान ने किया। डायसन ने जापान को मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बल्कि लॉन्च और अर्ली सक्सेस मार्केट के रूप में यूज किया। थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। देखिए, डायसन का पहला सक्सेसफुल बैगलेस वैक्यूम जी फोर्स 1980s में पहले जापान में लॉन्च हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन में रिटेलर्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जापान में कंज्यूमर्स हाई एंड, प्रीमियम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के लिए रेडी थे, इसीलिए जी फोर्स वहां बहुत महंगा होने के बावजूद भी हिट हो गया। इस सक्सेस ने डायसन को कैश फ्लो, कॉन्फिडेंस और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी दी। क्लियर कर दें कि डायसन को ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी कोई फॉर्मली डिनाई नहीं किया गया था। इनफैक्ट उन्होंने 1993 में ब्रिटेन में अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। उस समय उन्होंने इंग्लैंड के माल्सबरी शहर में फैक्ट्री और रिसर्च सेंटर बनाया। ये सब उन्होंने अपनी नई तकनीक डुअल साइक्लोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद किया। यूके से ही उन्होंने पॉपुलर DC01 वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया था। DC01 बाजार में मौजूद बाकी सभी वैक्यूम क्लीनर से बेहतर काम करता था। उसकी सबसे अलग बात थी इसका ट्रांसपेरेंट डस्ट चेंबर, जिसमें साफ दिखता था कि मशीन कितनी गंदगी कलेक्ट कर रही है। डर्ट से जुड़ी विजिबिलिटी जहां पहले एक कमी समझी जाती थी, डायसन ने उसे अपनी ताकत बना दिया। कैसे? ये एस्टैब्लिश करके कि वो ट्रांसपेरेंट चेंबर में कलेक्ट हुई डस्ट सबूत थी इस बात का कि सफाई शिद्दत से की गई है। स्मार्ट, इजंट इट? कुछ ही सालों में डायसन कंपनी मार्केट लीडर बन गई और जेम्स डायसन का नाम इनोवेशन और जिद की मिसाल बन गया। लेकिन ब्रिटेन में मौजूद प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक वजहों ने डायसन के वहां सर्वाइवल को लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। देखिए, ब्रिटेन में लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट्स बहुत ज्यादा थी, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट थे, यूके गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना जर्मनी या एशियन कंट्रीज में मिलता था। ग्लोबल कंपटीशन के प्रेशर में डायसन के राइवल्स एशिया में सस्ते और तेज प्रोडक्शन कर पा रहे थे, जबकि यूके में मैन्युफैक्चर करने पर डायसन के प्रोडक्ट्स और ज्यादा महंगे पड़ते और मार्केट में टिक नहीं पाते। साथ ही सप्लाई चेन ब्रिटेन में फ्रैगमेंटेड थी, जबकि एशिया में मोटर्स, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह मिल जाते थे, जो इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को फास्ट बनाता था। इस वजह से 2002 से 2004 में डायसन ने प्रोडक्शन मलेशिया के सनाई इंडस्ट्रियल एस्टेट में शिफ्ट किया। ये कंट्रोवर्शियल जरूर था, लेकिन कंपनी के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी भी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायसन ने ब्रिटेन को छोड़ा नहीं। उनका रिसर्च, डिजाइन और इंजीनियरिंग बेस यूके में ही रहा। सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट हुई, मेजरली एशिया के देशों में जैसे मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में। साल 2019 में डायसन ने अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर सिंगापुर शिफ्ट किया, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग सोच और रिसर्च की जड़ें आज भी ब्रिटेन में ही हैं।
जैसे जैसे डायसन पॉपुलर होते गए वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती गई। जब उन्होंने खुले तौर पर ब्रेग्जिट का समर्थन किया तो बहुत से लोग नाराज हुए, खासकर तब जब बाद में उनकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर शिफ्ट किया जाना था। क्रिटिक्स ने उन पर हिपोक्रेसी और नेशनलिज्म को कन्वीनियंस के मुताबिक यूज करने का आरोप भी लगाया। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि डायसन खुद को ब्रिटिश इन्वेंटर कहते हैं, लेकिन उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स एशिया में बनते हैं। इस पर डायसन ने ब्लंटली जवाब दिया। उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग देशभक्ति से नहीं बल्कि एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी से तय होती है। जहां काम सबसे अच्छा हो सकता है, प्रोडक्ट्स वहीं बनाना समझदारी है। इसके अलावा डायसन का मैनेजमेंट स्टाइल भी विवादों में रहा। उनके साथ काम कर चुके एक्स एम्प्लॉयज ने कहा कि वे बहुत ज्यादा डिमांडिंग, ऑब्सेसिव और मीडियोक्रिटी के प्रति एकदम इंटॉलरेंट हैं। लेकिन डायसन को इन आरोपों पर कोई पछतावा नहीं था। उनका मानना था कि ज्यादा आराम इंसान को सुस्त बना देता है और असल इनोवेशन के लिए प्रेशर जरूरी होता है। जेम्स डायसन कई इंटरव्यूज में इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी की खींचतान को मेंशन करते दिखाई देते हैं। यही टेंशन इनोवेशंस के लिए मिलने वाले फंड्स पर भी खासा असर डालती है। नई हाई एंड टेक्नोलॉजी बेहतर परफॉर्मेंस तो देती है, लेकिन उसका रिसर्च, डिजाइन और इंजीनियरिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट को महंगा बना देता है, जिससे हर कस्टमर के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रह जाता। इसीलिए इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच टेंशन हमेशा से रही है। अब जब अफोर्डेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो ब्रीफ में ये भी समझ लेते हैं कि क्यों डायसन प्रोडक्ट्स की इतनी हाइप है और वो क्यों और कैसे अपना हाई प्राइस इन अ वे जस्टिफाई करते हैं। पहले बात करते हैं हेयर ड्रायर की। डायसन हेयर ड्रायर महंगा इसीलिए है क्योंकि वो हाई स्पीड डिजिटल मोटर और इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल से बालों को जल्दी ड्राई करता है, बिना उन्हें डैमेज किए, जो नॉर्मल हेयर ड्रायर्स नहीं कर पाते। डेली बेसिस पर हेयर स्टाइलिंग और ग्रूमिंग को बगैर डैमेज के पॉसिबल बनाया डायसन ने। अब डायसन वैक्यूम क्लीनर एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि एडवांस्ड साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड डिजिटल मोटर के साथ साथ ये पावरफुल कंसिस्टेंट सक्शन, बेहतर डस्ट फिल्ट्रेशन, एलर्जी फ्रेंडली, लाइट वेट कॉर्डलेस डिजाइन और लो मेंटेनेंस ऑफर करता है, जो नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर्स एक साथ ऑफर नहीं कर पाते। वहीं डायसन ब्लेडलेस फैंस महंगे क्यों हैं? क्योंकि ये बिना ब्लेड्स के हवा को इवनली और स्मूथ तरीके से सर्कुलेट करते हैं। सिंस ब्लेड्स नहीं होते इस फैन में, तो ज्यादा सेफ और साफ करने में आसान रहता है। साथ ही ये नॉर्मल पंखों से ज्यादा कंट्रोल्ड, प्रिसाइज और बेहतर एयर फ्लो देता है। इसी तरह बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से डायसन के लगभग सभी प्रोडक्ट्स अपना प्राइस जस्टिफाई करते दिखाई देते हैं। सफलता मिलने के बाद भी डायसन कॉशियस नहीं हुए। इसके उलट उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में दोबारा लगा दिया। 5000 से ज्यादा किए गए एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत पैसा लगाया गया था। इसीलिए डायसन जानते थे कि R&D और उसमें इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वो अपने इंजीनियर्स को खुली छूट देते थे, नए एक्सपेरिमेंट्स करो, गलती करो, फेल हो जाओ। क्यों? क्योंकि ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना बहुत जरूरी होता है और उनके लिए असफल होना भी सीखने का अहम हिस्सा था। शायद आप ये बात ना जानते हो, पर डायसन जैसे जीनियस के भी कई प्रोजेक्ट्स कभी बाजारों तक पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने घूमते हुए ड्रम वाले नई तरह की वॉशिंग मशीन बनाने की कोशिश की। ऐसे समय में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर पर काम किया जब तकनीक अभी तैयार भी नहीं थी, और बाद में एक इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट में अरबों रुपए लगाए। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो कार उनके पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतर पाएगी, तो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को खुद ही बंद कर दिया। इन फैसलों को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें लापरवाह और गैर जिम्मेदार कहा, लेकिन डायसन की नज़र में ये ईमानदारी थी। उनके लिए किसी फ्लॉड आइडिया, मतलब खराब या अधूरे विचार को छोड़ देना, एक घटिया प्रोडक्ट लोगों के हाथ में देने से कहीं बेहतर था। डायसन ये अच्छी तरह समझते थे कि जो आइडियाज़ नए और अलग होते हैं, उन्हें पहले हंसी और शक का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कभी ध्यान नहीं भटकने दिया। उनका फोकस हमेशा साफ रहा, बेटर परफॉर्मेंस, रिड्यूस्ड इनएफिशिएंसी और हर चीज़ को क्वेश्चन करना। क्रिटिसिज्म के बावजूद डायसन ने एजुकेशन में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने डायसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बनाया, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ तनख्वाह मिलती है और उन्हें कर्ज में डूबना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स असली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पर काम करते हुए सीखते हैं। ये पहल डायसन की सोच को दिखाती है कि प्रतिभा किताबों और भारी फीस के बोझ के पीछे नहीं फंसनी चाहिए। उनके मुताबिक असली सीख काम करके आती है, प्रैक्टिस से आती है, ना कि सिर्फ रिजिड एकेडमिक सिस्टम्स और एग्जाम प्रोसेसेस में उलझकर। जेम्स डायसन की जिंदगी उस प्रतिभाशाली इंसान की कहानी नहीं है जिसे सब कुछ आसानी से मिल गया हो या जो रातों रात सफल हो गया हो। इंस्टेड
उनकी कहानी है जिद, अकेलेपन, बार बार नाकामियां झेलने और इस सब के बावजूद समझौता करने से इनकार करने की। उन्होंने कभी कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करने का सपना नहीं देखा, वे बस उन चीज़ों को ठीक करना चाहते थे जो उन्हें खटकती थी। लेकिन इसी छोटे से इरादे ने लोगों का रोज़मर्रा के सामान को देखने और उन्हीं सामानों की यूटिलिटी से जुड़ा नज़रिया बदल डाला। डायसन की असली लेगेसी सिर्फ मशीनें नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। ये विश्वास कि सबसे ऑर्डिनरी चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग की हकदार होती हैं, और ये कि हजारों बार की असफलता सफलता की दुश्मन नहीं बल्कि उसी तक पहुंचने का रास्ता होती है। और उनकी अपनी लाइफ इस सोच का जीवंत उदाहरण है। इंस्पायरिंग इज़न्ट इट? आज का एपिसोड यहीं तक। लौटेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।